प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, अमेरिका संविधान में शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध व संतुलन, इसको आप अवरोध भी कह सकते हैं, नियंत्रण भी कह सकते हैं। तो मूल भावार्थ यहाँ ये होगा कि आज हम वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में भी भाई यह सिद्धांत निश्चित रूप से पूछा जाता है और मैं इसको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसमें दो सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध व संतुलन का सिद्धांत। अब वास्तव में इन दोनों सिद्धांतों से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सिद्धांत बाहरी रूप में, ऊपरी रूप में देखने में ऐसे लगते हैं कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहायक हैं, सहयोगी हैं, पूरक हैं। ये मैं पृष्ठभूमि में पहले ही बात बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब मैं एमए के विद्यार्थी से पूछता हूँ तो इन दोनों सिद्धांतों के एक दूसरे का जो है विरोधी मानते हैं। नो, ये विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के सहायक हैं, पूरक हैं, सहयोगी हैं। कैसे, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दें, हम यहाँ विशेषकर ये तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत होगा एक पार्ट, और पहला पार्ट होगा इसका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और मैंने यहाँ पर ये आपके लिए दो डायग्राम तैयार किए हैं, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। मतलब प्रथम जो डायग्राम है वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का है और दूसरा नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत का है। मैं इन डायग्रामों के आधार पर ये सारी बातें स्पष्ट करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। सबसे संक्षिप्त संविधान है, जिसे आधे घंटे में आसानी से पढ़ा जा सकता है, और इसमें अभी तक केवल 27 संशोधन हुए हैं। 4 मार्च 1789 ईस्वी के संविधान लागू किया गया था। अच्छा, दूसरी बात, वास्तव में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का भाई संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, जब हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों का जब हम अध्ययन करते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, तो इन 3 अनुच्छेदों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि वास्तव में अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को ध्यान में रखा गया था। कैसे, ये बात मैं स्पष्ट करूंगा इस रूप में। जैसे अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप में लिखा है कि व्यवस्थापन शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में निहित होंगी। जैसे देखिएगा अनुच्छेद 1 क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में कि संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापन शक्ति, मतलब कानून बनाने की शक्ति, व्यवस्थापन शक्ति का प्रयोग कांग्रेस करेगी, जो 2 सदनों से मिलकर बनेगी, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप में कह रहा है कि कानून कौन बनाएगा, कांग्रेस, वहां की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। अनुच्छेद 2 में साफ लिखा गया है कि कार्यपालन शक्ति का मीन्स कानूनों की क्रियान्विति से संबंधित जो कार्य है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अर्थात वास्तव में कानून की क्रियान्विति राष्ट्रपति करवाएगा। अनुच्छेद 2 में साफ लिखा है। और अनुच्छेद 3 में लिखा है क्या, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक निर्णय लेगा। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ये देखेगा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो इससे स्पष्ट है
कि संविधान निर्माता ठीक है, कहीं पर भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उन्होंने अलग से उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इन 3 अनुच्छेदों से स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि वहां पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान में उल्लेख नहीं है, फिर कह रहा हूं, लेकिन 3 अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है कि वहां शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अच्छा, वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जनक भी मॉन्टेस्क्यू ही हैं। वास्तव में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि वास्तविक रूप में एक ही व्यक्ति के हाथों में यदि तीनों शक्तियां होंगी, व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक, तो वह व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत में यह विचार निहित है कि शक्ति का विभाजन कर दिया जाए। कैसे कि कानून बनाने का कार्य एक अलग संस्था करे जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, कानून की क्रियान्विति एक अलग संस्था करे जिसे कार्यपालिका कहते हैं, और न्यायिक निर्णय एक अलग संस्था ले जिसे कि न्यायपालिका कहते हैं। तो वास्तविक रूप में यह सिद्धांत इसी मान्यता पर आधारित है कि एक व्यक्ति के हाथों में, एक संस्था के हाथों में यदि सारी शक्ति निहित होगी तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। समझ गए यहाँ तक? तो वास्तव में ये शक्ति विभाजन के सिद्धांत की पृष्ठभूमि है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत इसी विचार पर आधारित है और शक्ति विभाजन के सिद्धांत का जनक मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ मैंने स्पष्ट ये डायग्राम पहला बना दिया है। मतलब पहले हम ले रहे हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, तो ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल पृथक पृथक है। अर्थात व्यवस्थापिका के कार्यक्षेत्र, कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र, न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र बिल्कुल पृथक होगा। कार्यपालिका की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो अलग होगी, कार्यपालिका की, व्यवस्थापिका की और साथ में न्यायपालिका की, इन तीनों ही अंगों की भर्ती की प्रक्रिया अलग होगी, इनका कार्यकाल अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में अनुच्छेद 1, 2 और 3 में स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है। क्या? आगे मैं बिंदु के आधार पर समझाऊंगा कि व्यवस्थापिका, जैसे इसमें कांग्रेस के 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना जा रहा है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का भी अलग से चुनाव होता है, ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में, वैसे प्रत्यक्ष बन गया आज। इसी के साथ में न्यायपालिका का कार्यकाल जीवन पर्यंत है, योग्यता के आधार पर भर्ती होती है। व्यवस्थापिका में जो कांग्रेस है, जिसका नाम कांग्रेस है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा 2 सदन होंगे, तो सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, कार्यकाल भी अलग अलग है। राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष है और न्यायपालिका जो न्यायाधीश है, इनका कार्यकाल जीवन पर्यंत है। जब तक उनके शरीर में क्षमता है, जब तक वो कार्य करना चाहते हैं तब तक वो कार्य कर सकते हैं। इनकी जो है अवकाश ग्रहण करने की कोई आयु नहीं है। तो कार्यकाल अलग हो गया, शक्ति अलग हो गई, भर्ती का तरीका अलग हो गया। तो यही तो शक्ति विभाजन है। इसलिए मैंने यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा है व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, शक्ति विभाजन है। किस लिए विभाजन किया गया? कि भाई अगर एक ही हाथों में तीनों शक्ति होंगी तो वास्तविक रूप में शक्ति का दुरुपयोग होगा। जैसे कि मैं आगे ये बात स्पष्ट करूंगा। अभी ये डायग्राम 2 है, इसको हम नियंत्रण और संतुलन के साथ में लेंगे। अभी तक तो यहीं आप समझे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया, अलग अलग है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। अर्थात कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से नहीं निकलेगा, नो, जनता राष्ट्रपति को चुनेगी और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का जो है गठन करेगा। व्यवस्थापिका वास्तविक रूप में कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। साथ में न्यायपालिका ये भी बिल्कुल पृथक होगी। कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों बिल्कुल पृथक पृथक होंगी। और वास्तव में यहाँ व्यवस्थापिका का सदस्य यदि कोई बन जाता है व्यक्ति, तो वह कार्यपालिका का सदस्य नहीं रह सकता, न्यायपालिका का सदस्य नहीं रह सकता। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में, जैसे भारत में और ब्रिटेन में है, तो कार्यपालिका कहाँ से निकलती है? व्यवस्थापिका में से निकलती है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। अब हम समझना शुरू करते हैं इसको, ध्यान दिए तो पृष्ठभूमि होगी इसकी।
पहली बात, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का सामान्य सा अर्थ है क्या कि वास्तविक रूप में शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए शक्ति को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका के हाथों में हो, कानूनों को क्रियान्वित करने की शक्ति कार्यपालिका के हाथों में, और न्यायिक निर्णय ये शक्ति न्यायपालिका के हाथों में हो। तो कहने का मतलब वास्तविक रूप में एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथों में यदि सारी शक्ति होगी, तीनों प्रकार की शक्तियाँ होंगी, तो वह व्यक्ति, वह संस्था शक्ति का दुरुपयोग करेगी। इसलिए वास्तव में यहाँ तीनों प्रकार की शक्तियों को 3 अलग अलग संस्थाओं को दे दिया जाता है। ठीक है, ये इसका सामान्य शर्त है। फिर मैंने लिखा संविधान में नहीं, मतलब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ये केवल अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को ध्यान में रखा था। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं पर मोंटेस्क्यू का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अगली बात, अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर शक्ति विभाजन सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। किसका? सबसे ज़्यादा मोंटेस्क्यू का। ध्यान दीजिएगा, किसका प्रभाव पड़ा है? मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जनक हैं। इसके बाद में वास्तविक रूप में मोंटेस्क्यू क्या कह रहे हैं कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। मोंटेस्क्यू कह रहे हैं ये बात। इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति, एक संस्था के हाथ में सारी शक्ति होगी तो निश्चित रूप में शक्ति का दुरुपयोग किया जाएगा। जैसे स्वयं मेडिसन ने एक निरंकुश तंत्र के अत्याचार तंत्र की परिभाषा दी है। क्या दी है? मेडिसन कह रहे हैं कि यदि एक ही व्यक्ति के हाथों में, एक ही संस्था के हाथों में, एक ही दल के हाथों में कानून बनाने, कानूनों की क्रियान्विति करने और न्यायिक निर्णय लेने की शक्ति दे दी जाए तो यह अत्याचार तंत्र की, निरंकुश तंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा होगी। कौन कह रहे हैं? मेडिसन। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संविधान सभा है उसका ही एक सदस्य है मेडिसन। तो मेडिसन ने कहा कि यदि एक व्यक्ति, एक संस्था, एक दल के हाथों में तीनों प्रकार की शक्ति दे दी जाएगी, कानून बनाने की, कानूनों को क्रियान्वित करने की और न्यायिक निर्णय लेने की शक्ति एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था, एक ही दल को, एक ही समूह को दे दी जाएगी, तो ये निरंकुश तंत्र है, अत्याचार तंत्र है। इसलिए मेडिसन ने स्पष्ट रूप में कहा कि शक्ति का विभाजन कर दिया जाना चाहिए, एक हाथों में शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका को दी जाए, कानूनों को क्रियान्वित करने की शक्ति कार्यपालिका को दी जाए, और न्यायिक निर्णय मतलब ये देखना कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, यह देखने की शक्ति न्यायपालिका को दी जानी चाहिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा ही किया गया। ध्यान दें। अच्छा, ये बात स्पष्ट होगी। मेडिसन, ठीक है, मतलब विशेषकर मेडिसन जो संविधान सभा के एक सदस्य थे, इन्होंने साफ कह दिया कि शक्ति यदि एक हाथ में होगी तो निश्चित रूप में शक्ति का दुरुपयोग होगा, इसलिए शक्ति का विभाजन कर दिया जाना चाहिए। और विभाजन ये आपके सामने, अनुच्छेद 1 व्यवस्थापिका, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका, अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका। मतलब स्पष्ट रूप में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका में निहित होगी, कानून क्रियान्वित करने की शक्ति कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति में निहित होगी, और न्यायिक निर्णय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। अनुच्छेद 3 में ये बात लिखी गई है। तो इससे स्पष्ट है कि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर मोंटेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है प्रथम 3 अनुच्छेदों से स्पष्ट है। क्या? प्रथम 3 अनुच्छेदों से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि वास्तव में वहाँ शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया। संविधान में उल्लेख नहीं है, स्पष्ट नहीं लिखा है कि हम शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपना रहे। नो, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से ये स्पष्ट है कि वास्तविक रूप में वहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसे मैंने यहाँ प्रारंभ में लिख दिया है, अनुच्छेद 1 व्यवस्थापिका, अनुच्छेद 2 कार्यपालिका, अनुच्छेद 3 न्यायपालिका। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 1 में साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कानून बनाने की शक्ति कांग्रेस में निहित होगी। अनुच्छेद 2 में लिखा है कानून क्रियान्वित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब कार्यपालिका में, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति अमेरिका में। और अनुच्छेद 3 में लिखा है कि न्यायिक निर्णय लेने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। तो इससे स्पष्ट है कि वास्तविक रूप में वहां शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब ध्यान दें, संविधान अंगों की स्वतंत्रता की निम्न व्यवस्थाएं करता है। मतलब वास्तविक रूप में संविधान सभा में जो संविधान निर्माता थे या संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि यदि सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र नहीं होंगे, एक दूसरे पर निर्भर होंगी, या एक ही व्यक्ति को तीनों शक्ति दे दी जाएगी,
तो फिर वास्तव में वहाँ कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसलिए वास्तविक रूप में शक्ति का बंटवारा किया गया, और शक्ति का बंटवारा इसलिए किया गया कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, और ये तभी रहेगा जबकि ये तीनों अंग स्वतंत्र रहें। ये तीनों कार्य अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किए जाएं। तीनों कार्य मतलब कानून बनाना, कानून की क्रियान्वित करना, न्यायिक निर्णय लेना। अब इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? नंबर 1, शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की अलग अलग प्रक्रिया। अर्थात वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शासन के तीनों अंग मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्यों के चयन की अलग अलग प्रक्रिया है। अर्थात उनका भर्ती का जो तरीका है बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कैसे? शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की अलग अलग प्रक्रिया यहाँ देखिएगा। पहले व्यवस्थापिका को ले लेता हूँ। तो व्यवस्थापिका जिसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो भाई सीनेट का प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा चुनाव होता है, और प्रतिनिधि सभा का भी प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा चुनाव होता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जिले से चुन करके आते हैं, प्रत्येक जिले में एक सदस्य होता है, और सीनेट के सदस्य राज्य से चुन करके आते हैं, मतलब वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट का जो सदस्य होता है वो तो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर लिए जाते हैं, 50 राज्य हैं, 50 गुना 2 तो 100 सीनेटर हो गए, सीनेट के सदस्य 100 हो गए, और प्रतिनिधि सभा के सदस्य 435 हो गए। तो ये प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा होता है। आगे बढ़े, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता ही करती है। निर्वाचक मंडल, पहले निर्वाचक मंडल को चुनते हैं, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो अलग से होगा ये भी। मतलब यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है, जैसा कि संसदात्मक शासन प्रणालियों में होता है, जैसे ब्रिटेन और भारत में है। ठीक है, इसी प्रकार से न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका भी जो है इसके अंतर्गत जो न्यायाधीश होते हैं वो योग्यता के आधार पर चयन किए जाते हैं, और उनका कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, तो देखिएगा चयन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग हो गई, तो स्वतंत्र हो गए तीनों अंग, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या व्यवस्था की गई? शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। मतलब यदि एक व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य है, चाहे वह सीनेट का हो, प्रतिनिधि सभा का हो, तो वो व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब मंत्री नहीं बन सकता, ना ही वह न्यायाधीश बन सकता है। और यदि एक व्यक्ति राष्ट्रपति है तो फिर वह व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता। मंत्री है तो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे हमारे भारत में और ब्रिटेन में क्या है, जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो मंत्री होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं, व्यवस्थापिका में से ही तो निकलते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसका मतलब शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। मतलब यदि एक व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य है, या कार्यपालिका का सदस्य है, या न्यायपालिका का सदस्य मतलब न्यायाधीश है, तो दूसरे अंगों का सदस्य वो नहीं हो सकता। एक समय पर एक ही अंग का सदस्य होगा, अन्य अंगों का सदस्य नहीं होगा। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में एक व्यक्ति एक ही समय पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है। अरे भाई, संसदात्मक शासन प्रणाली कार्यपालिका व्यवस्थापिका भी इसमें निकलती है। हम भारत में सबसे पहले जो है विधायक ही तो चुनते हैं। विधायक चुनने के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है उसमें से मंत्रिमंडल गठन किया जाता है, तो विधायक तो होते ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकल रही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है अमेरिका में, इसलिए वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती, बिल्कुल पृथक होते हैं। ठीक है। तीसरा है सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। अर्थात वास्तविक रूप में संविधान में ये व्यवस्था की गई है किसके लिए? शक्ति विभाजन के लिए, शक्ति का पृथक्करण रहे, सरकार के तीनों अंग एक दूसरे पर निर्भर ना रहे बल्कि अलग अलग हों। तो क्या व्यवस्था की गई है? सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। अब देखो कार्यकाल भी अलग अलग है। व्यवस्थापिका कार्यकाल देखिएगा आप, भाई अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस में 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है, ये एक स्थायी सदन है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, हो गया अलग कार्यकाल है। इसी के साथ में कार्यकाल की निश्चितता। कार्यकाल की निश्चितता क्यों है? क्योंकि व्यवस्थापिका का विघटन कार्यपालिका नहीं करवा सकती है। कार्यकाल भी निश्चित हो गया। आगे बढ़े, कार्यपालिका का कार्यकाल 4 वर्ष है। यस, कार्यपालिका का कार्यकाल 4 वर्ष है। और कार्यकाल की निश्चितता कैसे? कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। समझ रहे हैं ना? अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, इसलिए इसका भी कार्यकाल निश्चित है। ये दोनों एक दूसरे को समय से पहले पद से नहीं हटा सकते। 9, ठीक है। न्यायपालिका का कार्यकाल क्या है? जीवन पर्यंत है। और कार्यकाल की निश्चितता किस लिए है? इसलिए है कि वास्तविक रूप में इनको केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा इनको पद से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए इनका कार्यकाल भी निश्चित है। तो तीनों का सब कुछ अलग हो गया है, कार्यकाल भी निश्चित हो गया और अलग कार्यकाल भी होगा है।
कार्यकाल की जो अवधि वो भी अलग अलग होगी, संविधान में व्यवस्था की गई। तो यही तो शक्ति विभाजन है, यही तो शक्ति पृथक्करण है कि सब कुछ अलग अलग व्यवस्था की गई है संविधान में। इसलिए तो कहा जाता है संविधान निर्माताओं ने चाहे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात ना की हो, लेकिन जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट रूप में संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रभाव साफ दिखाई देता है। चौथा है विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में विभिन्नता, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पर जो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका उत्तरदायित्व भी बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से उत्तरदायित्व नहीं है। कैसे? जैसे व्यवस्थापिका है जिसका नाम कांग्रेस है, कांग्रेस द्विसदनीय 2 सदन है कांग्रेस के, क्या क्या, सीनेट, प्रतिनिधि सभा। तो भाई सीनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राज्य के प्रति, क्योंकि वो राज्य के प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक राज्य से, राज्य चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि वहाँ समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है, तो प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर के भेजे जाते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप में चुनकर के भेजती है, तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्य के प्रति उत्तरदायी होगा वो। प्रतिनिधि सभा का सदस्य एक जिले का प्रतिनिधि होता है, इसलिए वह अपने जिले के प्रति उत्तरदायी होगा, अलग उत्तरदायी तो हो गया। आगे देखें, कार्यपालिका मतलब इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ वास्तविक रूप में जो राष्ट्रपति है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? पूरे राष्ट्र का, पूरे अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? इसका पूरे राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व होगा, पूरे राष्ट्र को जवाब देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। आगे बढ़े, न्यायपालिका। न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संविधान के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? संविधान के प्रति। क्यों? न्यायपालिका ये देखेगी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर इनके कार्यों को, इनके द्वारा बनाए हुए कानूनों को, इनके द्वारा दिए हुए आदेशों को अवैधानिक, असंवैधानिक, अमान्य घोषित कर सकती है। तीनों का उत्तरदायित्व अलग अलग हो गया। तो वास्तविक रूप में यही है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि स्पष्ट दिखाई देता है कि वहाँ शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, यह हो गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसके बारे में दूसरा सिद्धांत लेते हैं, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अब मुझे बताइए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होते हुए भी नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता क्यों हुई? भाई इसलिए हुई कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत में एक कमी है। क्या कमी है? कि कांग्रेस ने, मतलब व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया और कार्यपालिका में अलग राजनीतिक दल है, राष्ट्रपति अलग दल का है। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी का हो गया राष्ट्रपति, रिपब्लिकन पार्टी की जो है कांग्रेस हो गई, यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी को जो है बहुमत है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यवस्थापिका कोई कानून बना देती है, चूँकि कार्यपालिका इससे अलग है, स्वतंत्र है, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति हर धर्मिता पर उतर आया और कानूनी क्रियान्वित नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? राजनीतिक व्यवस्था का संचालन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ आवश्यकता यह है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि कोई भी सरकार का अंग हर धर्मिता पर ना उतरे, इसलिए कि एक अंग यदि कभी भी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाता है तो अन्य अंगों के द्वारा उसके ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात वास्तव में संविधान में ये व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था की गई? कि सरकार का एक अंग, अब ये डायग्राम आपके सामने, सरकार का एक अंग 2 पर 2 1 पर नियंत्रण रखें, सरकार का एक अंग 2 पर 2 1 पर नियंत्रण रखें, सरकार का एक अंग 2 पर 2 1 पर नियंत्रण रखें। जैसे व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका पर नियंत्रण रखे और न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर रखे, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर रखे। समझ रहे हैं या नहीं? कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर रखे, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखें। मतलब सरकार का एक अंग 2 पर नियंत्रण रखें, 2 1 पर नियंत्रण रखें। इस प्रकार से सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जिससे कि वास्तविक रूप में शक्ति का संतुलन बना रहता है। अर्थात सरकार का कोई भी एक अंग शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया जाता है, शक्ति को शक्ति का नियंत्रक बना दिया जाता है। शक्ति मीन्स सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 शक्तियाँ होगी। यहाँ शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया जाता है, शक्ति को शक्ति का नियंत्रक बना दिया जाता है, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहे और शक्ति का दुरुपयोग ना हो पाए। मतलब वास्तविक रूप में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है। और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का भावार्थ ये है कि यहाँ सरकार का एक अंग 2 पर और 2 1 के ऊपर नियंत्रण रखता है, जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सके। मतलब सरकार के जो 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। कैसे नियंत्रण रखें, मैं ये सारी बातें यहाँ डायग्राम के माध्यम से साथ में बिंदु भी लेते हुए चलेंगे हम। ठीक है,
यहाँ एक विद्वान है स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि यह व्यवस्था बोयल है इनका नाम, एग्जाम पूछ ली जाती है। यह व्यवस्था मतलब नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, यह व्यवस्था सोच समझकर की गई है जिससे शासन की कोई शाखा पागलपन न कर बैठे। मतलब नियंत्रण और संतुलन की जो व्यवस्था की गई, संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। किस लिए की गई है कि शासन का कोई भी अंग या शासन की कोई भी शाखा पागलपन न कर बैठे, मतलब सरकार का कोई भी एक अंग हठधर्मिता पर ना उतर जाए, क्योंकि पृथक तो हैं ये, अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जरूरी हो गया कि ये सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखें जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सके। बोयल ने कही ये बात। इसके बाद हम लेते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है, अर्थात संविधान में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किस प्रकार की गई है इसको समझेंगे। नंबर 1, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। अब आइएगा इधर, ये हो गया व्यवस्थापक का मतलब कांग्रेस, ये कांग्रेस हो गया ना भाई। अब देखो कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। अब कांग्रेस की शक्ति के ऊपर कार्यपालिका और न्यायपालिका नियंत्रण रखेंगी। कैसे, इधर देखिएगा, मैंने यहाँ ये तीर के निशान से दिखाया। कार्यपालिका जो है कांग्रेस के ऊपर नियंत्रण रखेगी। कैसे रखेगी कि कांग्रेस के द्वारा कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बन पाता है जबकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा। इसी प्रकार से वास्तविक रूप में धन विधेयक की बात आती है या वित्त से संबंधित कोई बात आती है तो वास्तविक रूप में जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक यहाँ परेशानी रहेगी। मूल बात यह है कि कांग्रेस के ऊपर कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो न्यायपालिका का भी कांग्रेस पर नियंत्रण रहेगा। न्यायपालिका का भी इधर देखिएगा, न्यायपालिका का भी कांग्रेस पर नियंत्रण रखेगा। कैसे रहेगा कि यदि कांग्रेस मतलब व्यवस्थापिका संविधान के अनुसार कानून नहीं बनाती है तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ अर्थात कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण होगा। कार्यपालिका और व्यवस्था दोनों, सरकार के दोनों अंग व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस के ऊपर नियंत्रण रख रहे हैं। समझ रहे हैं ना, मैंने पहले कहा था कि सरकार का एक अंग दो एक पर नियंत्रण रखेगा, समझिएगा इसको। दूसरा बिंदु मैंने बनाया राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। अब देखो कांग्रेस पर तो दोनों का नियंत्रण हो गया ना। अच्छा, अब कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति। दूसरा बिंदु क्या बनाया मैंने, राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। अब जो ये कार्यपालिका राष्ट्रपति, इस पर भी व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस और न्यायपालिका नियंत्रण रखेंगी। कैसे रखेंगी, ये कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति के ऊपर जो है व्यवस्थापिका नियंत्रण रखेगी। किसके ऊपर, राष्ट्रपति पर व्यवस्थापिका नियंत्रण रखेगी। कैसे रखेगी कि राष्ट्रपति यदि विदेशों से संध्या करता है तो सीनेट की स्वीकृति जरूरी है। राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है तो सीनेट की स्वीकृति जरूरी है। सीनेट क्या है, कांग्रेस का दूसरा सदन। कांग्रेस में 2 सदन है ना, वहां प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो सीनेट का समर्थन राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है तो नियंत्रण हो गया। समझिएगा, राष्ट्रपति पर नियंत्रण होगा ना कांग्रेस का। इसी प्रकार से न्यायपालिका का राष्ट्रपति पर नियंत्रण होगा। देखिएगा इधर मैंने ये दिखा दिया है, राष्ट्रपति और ये न्यायपालिका इसके ऊपर नियंत्रण रख रही है। कैसे रखेगी कि वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के ऊपर न्यायपालिका इस रूप में नियंत्रण रखेगी, किस रूप में कि राष्ट्रपति के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इसके द्वारा किए हुए कार्यों को अवैधानिक घोषित करेगी। राष्ट्रपति के द्वारा यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, क्योंकि नीतियां तो निर्मित कर ही सकता है ये, तो संविधान के विरुद्ध यदि कोई नीति बनाता है तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। तो इसका मतलब वास्तव में राष्ट्रपति पर भी न्यायपालिका और कांग्रेस या व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। अच्छा, तीसरा न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। अब न्यायपालिका के ऊपर भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों नियंत्रण रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो है व्यवस्थापिका होगी तो व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर नियंत्रण रख रही है। अब देखिएगा कांग्रेस न्यायपालिका पर नियंत्रण कैसे रखेगी भाई, न्यायाधीशों की सदस्य संख्या, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में सदस्य संख्या कितनी होगी, इनका वेतन वगैरह क्या होगा, ये सब निश्चित कौन करता है, कांग्रेस करती है। समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति है मतलब कार्यपालिका है, वह कार्यपालिका भी जो है न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण रखेगी। राष्ट्रपति न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण किस रूप में रखेंगे, राष्ट्रपति न्यायपालिका पर नियंत्रण इस रूप में रखेंगे कि वास्तविक रूप में जब इनका वेतन भत्ता इत्यादि तय किया जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति यहाँ पर जरूरी हो जाती है। कहने का भावार्थ ये है कि कार्यपालिका भी जो है
न्यायपालिका पर नियंत्रण रखेगी। मूल भावार्थ यह है कि सरकार का एक अंग दो पर, दो एक के ऊपर नियंत्रण रखेगा। यही है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। चौथा, कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण। अब देखिएगा, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था केवल सरकार के तीनों अंगों पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि स्वयं एक अंग में भी ये बात लागू होती है। कैसे? जैसे व्यवस्थापिका को देखें, कांग्रेस नाम है इसका, कांग्रेस के दो सदन हो गए, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा भी एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करती हैं। यस, यही तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार से आगे चौथा है, संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था इस रूप में भी की गई है कि वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली में दो सरकारें, संघीय सरकार और राज्य की सरकारें। तो वास्तव में वहाँ राज्य सरकारें भी केंद्रीय सरकार को नियंत्रित करती हैं और केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को नियंत्रित करती है। कैसे? जैसे वहाँ संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो जब तक 3/4 राज्यों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो वास्तव में वहाँ इस रूप में, अर्थात संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण के रूप में भी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई, जिससे कि वास्तविक रूप में कोई भी एक अंग, कोई भी एक पार्ट शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। कोई भी एक सरकार, चाहे वह संघीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। इस रूप में वहाँ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं। ठीक है भाई। अब इस सिद्धांत की आलोचना लेते हैं, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ जो ये नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, इसकी क्या आलोचना है? नंबर 1, शासन में एकता का अभाव, अर्थात नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की व्यवस्था यदि की जाएगी, इसी के साथ में वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था की जाएगी, तो शासन में एकता का अभाव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तव में सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे। व्यवस्थापिका कहेगी कि भी कार्यपालिका के कारण हमारा काम बिगड़ा है, कार्यपालिका कहेगी कि व्यवस्थापिका के कारण हमारा काम बिगड़ा है। ये अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे के ऊपर उलझन देंगे, डाल देंगे। तो इसलिए शासन में एकता का अभाव होगा। और दूसरा है, राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात वास्तविक रूप में जब कभी व्यवस्थापिका में अलग दल हो, कार्यपालिका में अलग दल हो, तो वास्तव में ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनमें विरोध की स्थिति होगी। कैसे? जैसे कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी का है और व्यवस्थापिका में किसका बहुमत है? रिपब्लिकन पार्टी का। तो फिर इनमें खींचतान की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। केवल 2 बिंदुओं के आधार पर इसकी आलोचना करेंगे। इसके बाद में अंत में लेते हैं शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत का प्रभाव कम होना। अर्थात वास्तव में संविधान निर्माताओं ने जिस शक्ति विभाजन की बात की थी, ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 से ये कहा जा सकता है कि वहाँ शक्ति विभाजन को अपनाया गया है। तो संविधान निर्माताओं ने ये सोच करके अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में व्यवस्था की थी कि भाई एक सरकार का अंग जो होता है, व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, सारी शक्ति उसके हाथों में नहीं हो, बल्कि ये शक्ति बांट दी गई थी कि कानून व्यवस्थापिका बनाए, क्रियान्वित कार्यपालिका करे और न्यायिक निर्णय न्यायपालिका ले, बिल्कुल विभाजित कर दी थी। और इसके बाद में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था इसलिए की थी कि सरकार का कोई भी एक अंग शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे। सरकार का एक अंग 2 पर नियंत्रण रखे, 2 1 के ऊपर नियंत्रण रखे। अर्थात सरकार का एक अंग 2 पर, 2 1 के ऊपर नियंत्रण रखे, जिससे कि शक्ति नियंत्रित रहे, शक्ति का संतुलन बना रहे और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। ये सोच करके संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक व्यवस्थाएं की थी। परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाती हैं और शक्ति विभाजन और नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत ही कमजोर पड़ गया, फीका पड़ गया। आज वास्तव में इसका इतना महत्व नहीं है। ऐसे नहीं है, किन कारणों से नहीं है, ध्यान दें। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न प्रकार की प्रथाएं उभर कर सामने आ गई, जिनके कारण इन दोनों ही सिद्धांतों का प्रभाव कम हो गया। कैसे? जैसे सीनेटी शिष्टता, मतलब सीनेटी शिष्टाचार में ये जरूरी हो जाता है, क्या जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रपति ने जो नियुक्तियां की हैं उनको सीनेट शिष्टता के कारण अनुमति दे देती है, समर्थन दे देता है। किस लिए दे देता है? कि जब सीनेट के द्वारा राज्यों में नियुक्तियां की जाती हैं तो राष्ट्रपति भी जो है सीनेट को समर्थन दे देता है। तो इसका मतलब सीनेट में और राष्ट्रपति में, अब देखिए सीनेट मतलब व्यवस्थापिका का जो कांग्रेस का दूसरा सदन है, सीनेट और राष्ट्रपति में सौदेबाजी हो रही है, सौदेबाजी हो रही है। तो कहाँ शक्ति पृथक्करण रहा? यहाँ ये दोनों तो मिल गए,
दोनों तो मिल गए, सौदेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो कहाँ शक्ति पृथक्करण है? और नियंत्रण संतुलन भी कहाँ नियंत्रण रखेंगे एक दूसरे पर? ये तो सौदेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे का जो है सहयोग कर रहे हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की जो प्रथाएं जिसमें सीनेटी शिष्टता, इसके कारण शक्ति विभाजन और नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत कमजोर पड़ गया है, फीका पड़ गया है। दूसरा, अवकाश नियुक्तियों की प्रथा चल पड़ी है अमेरिका में। अवकाश नियुक्ति की प्रथा का मतलब होता है कि जब सीनेट अवकाश की स्थिति में होती है, सत्र में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, उन नियुक्तियों के लिए सीनेट के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ भी राष्ट्रपति बच निकला सीनेट के नियंत्रण से। यस, तो कहाँ शक्ति विभाजन, कहाँ नियंत्रण और संतुलन? सरकार का एक अंग दूसरे पर नियंत्रण कहाँ रख रहा है? और यहाँ शक्ति का विभाजन कहाँ है? कहाँ विभाजन हो रहा है? अगला, कार्यपालिका समझौते की प्रथा समझे। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है कि जब विदेशों से वो संधि करता है तो विदेशों से की गई संधियां तभी मान्य होंगी जबकि राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियों को सीनेट समर्थन दे देगा। ये व्यवस्थापिका का मतलब कांग्रेस का दूसरा सदन सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो जब तक सीनेट अपना समर्थन नहीं देगा तब तक वो संधि मान्य नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था की गई है संविधान में। लेकिन भाई एक प्रथा आ गई वहाँ, कार्यपालिका समझौते की प्रथा। इसके कारण क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि मेरे द्वारा जो विदेशों से किसी भी देश से संधि की जा रही है और उसको ये स्पष्ट महसूस हो गया या पता लगा किन्हीं भी तथ्यों से कि भी सीनेट उसको समर्थन नहीं देगा, तो वास्तव में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति ये कह देता है कि मैं संधि नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझौता कर रहा हूँ, और समझौते के लिए सीनेट के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति बच निकला सीनेट के नियंत्रण से। तो कहाँ शक्ति विभाजन, कहाँ नियंत्रण और संतुलन? कमजोर हो गए ना। संविधान निर्माता ने जो सोचा था व्यवहार में तो समाप्त हो रहा है मेरे भाई। ये तीनों प्रथाएं नोट कीजिएगा, एग्जाम में तीनों के बारे में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियंत्रण क्या है? राजनीतिक दल का। वास्तविक रूप में यहाँ शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत जो है वो कमजोर किसके कारण पड़ा है? राजनीतिक दलों के कारण पड़ा है। राजनीतिक दलों के कारण कमजोर कैसे पड़ा है? ध्यान दीजिएगा। मान लो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में, भाई शक्ति विभाजन को समझे पहले। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में मान लीजिएगा कार्यपालिका में अलग दल है, व्यवस्थापिका में अलग दल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, शक्ति विभाजन चलेगा। लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों भी एक ही दल है तो शक्ति विभाजन संभव होगा ही नहीं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और यदि यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में, अर्थात यहाँ अलग दल है, यहाँ अलग दल है, मतलब दोनों जगह अलग अलग दल हैं, तो ऐसी स्थिति में तो चलेगा कि नियंत्रण की थोड़ी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन एक ही दल आ जाते हैं तो दिक्कत आएगी। पर दूसरी तरफ यदि यहाँ अलग अलग दल हैं तो एक खींचतान भी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तविक रूप में वर्तमान समय में यदि राजनीतिक दल दोनों ही जगह एक हो जाते हैं, दोनों ही मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में मान लीजिएगा राष्ट्रपति ये एक ही दल का आ जाता है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक है, तो फिर कहाँ नियंत्रण रख पाएंगे भाई? रखेंगे नहीं, तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, विभाजन भी नहीं हो पाएगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो राजनीतिक दलों के कारण भी वास्तव में सरकार के दोनों अंगों में पारस्परिक संबंध हो गया, घनिष्ठता हो गई, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो शक्ति विभाजन हो सकता है, ना नियंत्रण और संतुलन हो सकता है। किसके कारण? राजनीतिक दल के कारण। और तीसरा है राष्ट्रपति का नेतृत्व। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति विभाजन, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का कमजोर होने का मूल कारण ये भी है कि राष्ट्रपति का नेतृत्व हो गया वहाँ, मतलब कार्यपालिका शक्तिशाली हो गई। कैसे हो गई? राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति को जनता चुनती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप में चुनती है, पर वैसे तो प्रत्यक्ष बन गए हैं आज व्यवहार में। तो अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सीधा ही संचार के साधनों से, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि अनेकों हैं, सीधा जनता को जो है संबोधित करता है और जनता के ऊपर उसका प्रभाव भी जमता है। तो वास्तविक रूप में ऐसी स्थिति में वहाँ की जनता, अमेरिका की जनता राष्ट्रपति पर पूर्ण विश्वास कर लेती है, पूर्ण विश्वास करती है कि हमारा राष्ट्रपति अच्छा होना चाहिए, तो धीरे धीरे सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में ही समाहित होती जा रही हैं, क्योंकि वहाँ जनता स्पष्ट रूप में कह रही है, उनका विचार है कि भाई हमें नहीं मालूम, हमें तो
वो राष्ट्रपति चाहिए जो देश को शक्तिशाली बना दे। तो वास्तव में धीरे धीरे अमेरिका में कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है। वैसे तो पूरी दुनिया में कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है, ये तो निश्चित बात है, और व्यवस्था भी कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, मतलब राष्ट्रपति शक्ति की दृष्टि शक्तिशाली होता जा रहा है, उसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, वह वास्तव में नेतृत्व की दृष्टि से भी प्रभावशाली है। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में वहाँ कहाँ शक्ति पृथक्करण, राष्ट्रपति सर्वेसर्वा बन बैठा है, कहाँ नियंत्रण संतुलन होगा। वहाँ राष्ट्रपति तो वास्तविक रूप में सर्वेसर्वा बन गए, तो ना शक्ति विभाजन, ना नियंत्रण और संतुलन, ये दोनों ही सिद्धांत कमजोर पड़ गए हैं। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमेरिका में इन दोनों सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। नहीं, इनका महत्व है। आज भी किसी न किसी रूप में वहाँ शक्ति का विभाजन है, जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। आज भी किसी न किसी रूप में वहाँ सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता और शक्ति का संतुलन बना रहता है। मूल बात, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यहाँ निष्कर्ष रूप में ये बात नोट कर लेनी है कि वास्तव में हम किसी न किसी रूप में राजनीति विज्ञान में इस रूप में तो सिद्धांत देते हैं कि भाई सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाए। दुरुपयोग को पूर्ण रूप में कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम संस्थागत रूप में ऐसी व्यवस्थाएं तो की ही जा सकती हैं जिससे कि सत्ता के दुरुपयोग को कम किया जा सके। तो ये शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत यही तो कहता है कि सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाए। पूर्ण समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आंशिक नियंत्रण तो होता है। यही इन दोनों सिद्धांतों की सार्थकता है, और राजनीति विज्ञान यही तो चाहता है कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में मैंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये तो केवल अमेरिका के बारे में बता रहा हूँ मैं, बाकी जो ये दोनों सिद्धांतों के बारे में अलग से मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी देशों के बारे में हैं। अर्थात वास्तव में शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के ऊपर मैंने अलग से 6-7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी देखना ना भूलिएगा। आप इन दोनों सिद्धांतों को इतने अच्छे से समझ जाएंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, अर्थात शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, यदि कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें अवश्य अवगत कराइएगा। थैंक यू वेरी मच।